तो आज स्टार्ट करते हैं टैली का नेक्स्ट वीडियो बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे सेकंड ट्रांजैक्शन, पहला हमने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। दिया है राम से 10,000 रुपए का गुड्स परचेस किया। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब ट्रांजैक्शन में मतलब लेन देन में यह नहीं दिया रहता कि गुड्स कैश में सेल किया है ना, नगद सेल किया है या उधार, जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि राम से गुड्स परचेस किया, नगद परचेस किया या उधार, ऐसा जब नहीं लिखा गया है लेकिन व्यक्ति का नाम दिया गया हो, जैसा कि यहां पर राम ये नाम दिया गया है, तो इसका मतलब यह हो गया कि गुड्स उधार से खरीदा गया है या परचेस किया गया है। यहां राम से गुड्स परचेस किया, इसका मतलब यह उधार परचेस किया गया है। अब यहां पर भी हमें यही देखना है कि इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स प्रभावित होंगे। प्रभावित होने वाले जो अकाउंट्स हैं, चूंकि यहां पर गुड्स परचेस किया गया है तो यहां पर परचेस अकाउंट हो जाएगा। एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी गुड्स परचेस किया जाता है, गुड्स खरीदा जाता है, तो परचेस अकाउंट अनिवार्य रूप से बनता है, यह दिमाग में रखना। आगे पढ़ते हैं। परचेस अकाउंट हो जाएगा और दूसरा जो अकाउंट है वो राम का अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि इससे हमने परचेस किया है इसीलिए राम का अकाउंट बन जाएगा। अब परचेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नॉमिनल अकाउंट में इसलिए आएगा क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि और पहले से भी ट्रांजैक्शन में बताया गया है कि वो अकाउंट जिनका संबंध किसी प्रॉफिट या लॉस अर्थात लाभ या हानि या फिर इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम मतलब आय, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा या व्यय से होता है। अब यहां पर जब हमने गुड्स परचेस किया तो इसका मतलब खर्चा हुआ। सीधी सी बात है, जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो खर्चा होगा ही। तो एक तरह से परचेस अकाउंट जो है एक्सपेंसेस में आता है, सही बात है। इसलिए ये परचेस एक प्रकार का एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और राम का जो अकाउंट है वो तो व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। अब इनके जो नियम हैं, चूंकि इनके नियम को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए जिससे कि आगे होने वाले ट्रांजैक्शन में समस्या या परेशानियां न उत्पन्न हो। मैंने पहले बोला था याद कर लेना, आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब हमें इन दोनों अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना है। प्रभावित होने वाले अकाउंट्स के नियम कहते हैं कि यहां पे पहला क्या, नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। इसका अर्थ दिया है व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। चूंकि ये हमारा व्यय है इसलिए डेबिट होगा, ठीक है, डेबिट हो गई। अब पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार बता रहा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अर्थ दिया है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यहां पर देने वाला राम है इसलिए ये क्रेडिट होगा, मतलब राम का अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहां पे कैसे दिया है ये सारा चीज मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमने क्या किया, अब जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा उसको अब इस तरह से हल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ये आगे चल के आपको दिमागी प्रोसेस है, दिमाग में ही करना पड़ेगा, ये लिख लिख के नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टैली जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके आधार पर ही टैली चलता है बेटा, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर इसके आधार पर ही बनाया गया है, इसके आधार पर ही चलता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूं ये दिमागी प्रोसेस है, दिमाग में ही करना होगा आगे चल के। अभी तो आप पेन से कर लो, ठीक है,
यहां पे दिया है राम से 10,000 का गुड्स परचेज किया। किसने किया? हमने किया भाई। ठीक है, अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से बने, क्योंकि मैंने बोला था कि 3 नियम हमेशा याद रखना। जो भी ये ट्रांजेक्शन अगर हल करना है आपको, तो आपको ये 3 नियम याद रखना पड़ेगा। पहला कौन सा होता है कि 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, और दूसरा क्या होता है उन दोनों अकाउंट्स का प्रकार क्या होगा। फिर तीसरा क्या होता है कि उन दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। मैंने बोला था ये 3 नियम याद रखना। ठीक है, उसी के आधार पर कोई भी ट्रांजेक्शन हल किया जाता है। तो आगे चलते हैं। पहला देखो क्या बनेगा। पहला एक तो हो जाएगा तुम्हारा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज किया है, खरीदी है, गुड्स खरीदा है। जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट बनता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहां पे नगद नहीं, ये दिमाग में रखना, क्योंकि अगर ऐसा दिया रहता कि 1,000 का गुड्स परचेज किया, अगर ये नहीं दिया रहता कि किससे परचेज किया, अगर ये नहीं दिया रहता कि किससे परचेज किया, केवल 1,000 गुड्स का 1,000 का गुड्स परचेज किया, तो इसका मतलब नगदी होता है। ठीक है, लेकिन जब नाम दिया रहता है या संस्था दिया रहता है या कंपनी दिया रहता है या दुकान का नाम दिया रहता है या व्यक्ति का नाम दिया रहता है कि जिससे हमने परचेज किया उसका नाम यहां पे है, तो इसका मतलब माना जाता है बेटा उधार परचेज किया, उधार खरीदा है। ठीक है, जब उधार खरीदा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम का खाता बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है? क्योंकि आपकी अगर बिजनेस है, आपका दुकान है, आप किसी से अगर खरीदोगे तो उसका नाम तो लिखोगे ना, हाँ इनका हमें इतना पैसा देना है। ठीक, वैसे ही यहां पे होगा। आगे चलते हैं। तो यहां पर अब यहां पे राम अकाउंट और परचेज अकाउंट हो गया। ठीक है भाई, जिससे परचेज किया, जिससे खरीदा हमने गुड्स, उसका खाता बनेगा। और गुड्स चूंकि परचेज किया है, जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट ऑटोमेटिकली बनता ही बनता है। आगे चलते हैं। और दूसरा क्या होगा कि इनका प्रकार क्या होगा। अब पहला नियम तो हो गया कि 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, तो 2 अकाउंट राम अकाउंट और परचेज अकाउंट बनेगा। और नेक्स्ट होता है जो नियम है दूसरा कि इन दोनों अकाउंट का प्रकार क्या होगा, यानी राम अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा या परचेज अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। यहां पर जो 3 प्रकार होते हैं, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 ही प्रकार है ना। दुनिया के सारे अकाउंट इन्हीं दोनों अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि राम अकाउंट चूंकि व्यक्ति है और व्यक्ति या संस्था के नाम का जो खाता बनता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। राम अकाउंट चूंकि नाम है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर। और नेक्स्ट दिया है परचेज अकाउंट, चूंकि परचेज अकाउंट क्या है, ये व्यय है, खर्चा है। व्यय खर्चा किसके अंतर्गत आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत वो खाते आएंगे, ठीक है, मेरे अंतर्गत वो खाते आएंगे जो व्यय हानि से या आय लाभ से संबंधित होते हैं। तो यहां पे व्यय है ये, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब ये 2 नियम हो गया। ठीक है, 2 नियम हो गया। अब हमें यह देखना है कि दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बहुत बच्चे इसको समझते हैं, ये पर्सनल अकाउंट है, ये डेबिट क्रेडिट होगा, ये डेबिट क्रेडिट होगा। तो ये याद रखना, प्रकार कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होते, ये प्रकार हैं। ठीक है बेटा, ये जो स्टार्टिंग बनाया जाता है अकाउंट, ये ही दोनों डेबिट या क्रेडिट होते हैं, ये दिमाग में रखना बेटा। ठीक है, अब चूंकि राम अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा या परचेज अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ये जानने के लिए हम इनके प्रकार का पहले रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, दिया है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अब यहां पे देखते हैं, चूंकि ये अलग है नियम, ठीक है, और ये अलग है, तो राम अकाउंट क्या है, राम क्या है, पाने वाला है देने वाला है। तो यहां पे पढ़ते हैं, राम से 10,000 का गुड्स परचेज किया। ठीक है, जब राम से 10,000 का गुड्स परचेज किया तो चूंकि राम देने वाला है, तो यहां पे दिया है पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। तो ये राम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर।
अब इसको देखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। इसको देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होगा। इसका रूल पहले पढ़ते हैं। परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। यहां तो चूंकि क्रेडिट हो चुका है तो इसको पढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट में रूल देखते हैं, व्यय और हानि को डेबिट करो तथा आय और लाभ को क्रेडिट करो। अब यहां पे देखते हैं कि ये क्या है, व्यय है और यहां दिया है व्यय और हानि को डेबिट करो, तो ये क्या होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते कैसे लिखेंगे, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू राम अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए। क्लियर हुआ। अब ये एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि ये सवाल ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो उनको हल करने के लिए ये 3 नियम हमेशा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं 3 नियम कि 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, दोनों अकाउंट का प्रकार क्या होगा और दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भवन परचेस किया, 2 लाख का भवन परचेस किया। अब यहां पे परचेस बिल्डिंग दिया इंग्लिश में। अब ये कैसे हल होगा, अब यहां पर भी परचेस किया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज के बारे में केवल खरीदा या बेचा लिखा गया है तो कैश परचेज या कैश सेल माना जाएगा। तो यहां पर वस्तु परचेज भी हुई है और कैश में हुई है, तो हो सकता है हमें ऐसा लगे कि यहां पर परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट भी प्रभावित हुए, पर नहीं है। यहां पर प्रभावित होने वाले अकाउंट्स होंगे बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट। अब आगे समझो ध्यान से, मैं बता रहा हूं। चूंकि परचेज अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कोई गुड्स हमारे बिजनेस के उद्देश्य से परचेज किया या सेल करने के लिए जो हमने परचेज किया वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखना कि जब भी गुड्स परचेज करेंगे तभी परचेज अकाउंट बनेगा, जिसका हम धंधा करते हैं, और कुछ परचेज किया तो उसके नाम का खाता बनता है, ये दिमाग में रखना। अब आगे पढ़ते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये तो ट्रेड के लिए लगातार उपयोग में होगी, ये हमारी संपत्ति होगी और ये बिल्डिंग का हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा गुड्स नहीं है। क्योंकि हम कपड़े करते हैं इसलिए जो बिल्डिंग है वो हमारी संपत्ति होगी और ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आए, क्योंकि संपत्ति रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसको परचेज अकाउंट में नहीं लिखेंगे। और कैश तो संपत्ति होता ही है, तो ये दोनों रियल अकाउंट के प्रकार हो जाएंगे। ओके, रियल अकाउंट के नियमानुसार डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी हिंदी दिया है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। बिल्डिंग व्यापार में आई है ना, चूंकि बिल्डिंग व्यापार में आई है तो डेबिट होगा और कैश व्यापार से गया है, भाई आपने खरीदा है ना तो कैश तो बाहर ही गया है, इसलिए क्रेडिट होगा। अब ये जो यहां पे हमने बताया आपको, आगे हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली हम देखते हैं। अब देखो यहां पे 2 लाख का भवन परचेस किया। ठीक है, 2 लाख का भवन परचेस किया तो हो सकता है आपको लगे अगर हमने भवन खरीदा है तो ये परचेज अकाउंट ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग में रखना, यहां पे जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तब परचेज अकाउंट बनता है। गुड्स के अलावा और कुछ चीज अगर खरीदेंगे तो वो उस वस्तु या संपत्ति के नाम का खाता बनेगा। जैसे यहां पे भवन है, भवन मतलब होती बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, कैश अकाउंट। चूंकि नगद खरीदा है, उधारी तो कभी बिल्डिंग खरीदी नहीं जाती,
ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, आपका बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों ही संपत्ति हैं तो दोनों आ जाएंगे आपके रियल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, अब दोनों, चूंकि बिल्डिंग अकाउंट भी संपत्ति है, ठीक है, कैश अकाउंट भी संपत्ति है, तो दोनों रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ये कि बिल्डिंग अकाउंट का प्रकार क्या है, रियल अकाउंट, और कैश अकाउंट का प्रकार क्या है, रियल अकाउंट, संपत्ति होती है ना। अब हमें ये दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, तो पहला जो नियम है वो हमने लगा दिया कि दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि दोनों अकाउंट का प्रकार क्या होगा, तो वो दोनों अकाउंट प्रकार क्या है, रियल अकाउंट। ठीक है, अब चूंकि हमें पता करना है थर्ड वाला जो नियम है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, या कैश अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका रूल पढ़ेंगे। रूल दिया है, व्यापार में आने वाले वस्तु को डेबिट करो तथा व्यापार से जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करो। तो यहां पे बिल्डिंग व्यापार में आई है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। व्यापार में आने वाले वस्तु को डेबिट करो तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसका देखते हैं, इसका भी सेम ही है, व्यापार में आने वाले वस्तु को डेबिट करो तथा व्यापार से जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करो। तो यहां पे कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बाहर ना भाई, हम पैसा चुकता करके तो बिल्डिंग खरीद रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम बेटा, लिखेंगे यहां पे आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए है ना, और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इसमें ये हो गया, इसमें सब हो गया। तो ये हमेशा दिमाग में रखना बेटा कि जब ध्यान से सुनोगे और उसको पेन कागज पे अच्छे से नोट करोगे, मेहनत करोगे, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग है, याद रखना। दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने बताया है ये भी एकदम अलग है, तीसरा भी अलग होगा, सब जो 20 प्रकार के होंगे सब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, क्योंकि जो चीजें यहां पे बताई जा रही बहुत बारीकियां हैं। अगर अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी में या अकाउंटेंट का जॉब करते हो या टैली सीखना चाहते हो तो इसमें बारीकियां रखनी पड़ती है। हिसाब किताब वाली चीज होती है बेटा, इसमें बहुत बारीकियां रखनी पड़ती है, क्योंकि और किसी चीज में कोई परेशानी आएगी, दिक्कतें आएगी तो चलेगा, लेकिन पैसे के लेन देन में कोई दिक्कत होगी तो नौकरी से आपको कोई भी निकाल देगा ना बेटा। ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये सीधा जॉब पर्पस से बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है, ये भूलना मत बेटा। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, और ये बात भी सही है, सही दिशा में तथा सही ढंग से संघर्ष ही जीवन में चमक पैदा करता है। ठीक है, दिशा सही हो, सही ढंग से हो तो संघर्ष चमक जरूर पैदा करेगा। ठीक है, फिर चलते हैं। ये 7वां भाग कंप्लीट हो गया बेटा, चलो।